every EMI you pay, every FD return you earn, every bond price you see, all of it is controlled by just one thing, जो कि होती है interest rates. But RBI doesn't have to have just one rate, so that's why we are having so many different interest rates, and in this particular video we are going to discuss about the interest rates. Okay, we'll be learning कि क्या कॉन्सेप्ट होता है इंटरेस्ट रेट्स का, कौन कौन सी इंटरेस्ट रेट्स होती है. सो डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, जिनको अपने बेसिक्स बहुत अच्छे से यहाँ पे स्टैब्लिश करना है. ओके, सो अगर मैं इंटरेस्ट रेट्स की बात करूं तो देखो, जनरली जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट्स लगती है. डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लोन हो गया, डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, सही है. और भी बहुत सारे तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे तरीके की सिक्योरिटीज होती है, उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होती है. अगर मैं बात करूं डेट इंस्ट्रूमेंट का, सो इट इज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी. क्या बोलते हैं उसको? फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी. मतलब जो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जरूर बियर करते हैं, राइट. सो चलिए फटाफट से यहाँ पे बात करेंगे, और यहाँ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट रेट के एंगल से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी. ओके, सो यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी लेंस का एंगल जरूर आने वाला है डिस्कशन के अंदर. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक वन विच इज रेपो रेट, राइट. रेपो रेट, इसको हम रेपो रेट बोलते हैं, और रीपर्चेज अग्रीमेंट रेट भी बोलते हैं, इसको हम रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं. एक तो रेपो रेट होता है, एक रिवर्स रेपो रेट होता है. क्या होता है फटाफट से समझ लेते हैं. आरबीआई जिस रेट पे बैंक को पैसा देता है, जिस रेट पे बैंक को लेंड करता है, राइट, और बैंक क्या करेगा? आरबीआई को इंटरेस्ट पे करेगा. एट द सेम टाइम बैंक विल बी कीपिंग सम कोलेट्रल और सिक्योरिटी, राइट, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और एनी अदर प्रिस्क्राइब सिक्योरिटीज. तो ये बैंक क्या करता है? आरबीआई को सिक्योरिटीज दे देता है. एट द सेम टाइम बैंक इज डूइंग एन agreement to repurchase the security back from the RBI whenever the bank will be repaying the loans. So एक बार तो बैंक ने लोन ले लिया, आरबीआई को कोलेट्रल दे दिया, सिक्योरिटीज दे दी. आने वाले टाइम पीरियड के अंदर बैंक वापस अपनी सिक्योरिटीज बाय कर देगा और आरबीआई को लोन रीपे कर देगा. दिस इज कॉल्ड एज द रेपो रेट. अब देखो, इंटरेस्ट रेट्स को थोड़ा सा भी मूव कर देते हैं ना, तो इकोनॉमी के अंदर या तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है, कम हो जाती है. इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है इंटरेस्ट रेट्स का. और आरबीआई इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है? मनी सप्लाई कंट्रोल करके. और मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है? इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर नीचे करके. सो व्हेन आरबीआई डिक्रीजेस द रेपो रेट, banks are quite comfortable borrowing more and more funds from the Reserve Bank of India, and banks, if they are borrowing more and more funds from the Reserve Bank of India, they will definitely be lending more and more funds again as loans and advances, and this increases the money supply in the economy, right? And that's why in the recent times also we do have certain rate cuts, though in the latest monetary policy announced in February there were no rate cuts, and we'll be discussing about the monetary policy figures as well, some of the key rates as well related to the latest monetary policy report. Okay, so that's what repo rate is all about. Reverse repo rate is just the reverse of the repo transaction. So here the bank is actually giving the money to the RBI as loan and not the RBI giving to the bank, right? So reverse repo just बिल्कुल opposite होता है आपका repo rate का. And whenever the repo rate decreases, liquidity काफी increase हो जाती है, loans काफी सस्ते मिलने लग जाते हैं और growth को काफी support मिलता है. लोन सस्ते मिल रहे हैं तो लोग लोन लेंगे, बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, राइट, इंडस्ट्रीज खोलेंगे. ये सारी चीजों की वजह से क्या होगा ना, अल्टीमेटली जो ग्रोथ है वो बढ़ने लग जाएगी, राइट. रेपो रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सिग्नल रेट बिकॉज द एंटायर सिस्टम फॉलोज इट, राइट. नेक्स्ट रेट इज MSF. ओके, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. अच्छा, अब जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है ये एक तरह की इमरजेंसी बोरोइंग रेट होती है. मतलब किसी को अर्जेंटली पैसा चाहिए, बैंक्स को अगर अर्जेंटली पैसा चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पर्पस, देन इन दैट केस वो क्या करेगा? MSF पे बोरो कर लेगा, राइट. MSF पे बोरो कर लेगा फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस. इमरजेंसी फंड अगर चाहिए तो MSF पे बोरो कर लेगा, ना कि रेपो रेट पे. एंड इसीलिए क्योंकि आप इमरजेंसी फंड की तरह उसको यूज कर रहे हो, आपको अर्जेंट में पैसा चाहिए, तो जब किसी से एकदम से ओवरनाइट आप पैसा मांगोगे तो डेफिनेटली विल चार्ज यू मोर. एंड सिमिलरली आरबीआई विल चार्ज यू मोर इफ यू will take the loan at MSF. तो अगर आपको इमरजेंसी बोरो करना है तो फिर MSF जो होती है वो थोड़ी सी रेपो रेट से ज्यादा होती है, राइट. इट इज हायर देन द रेपो रेट.
फिर आती है आपकी SDF। अब ये SDF क्या होती है वो समझ लेते हैं। ओके, ये SDF क्या होती है वो समझ लेते हैं। योर SDF इज द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। क्या होती है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी? अभी तक तो आप RBI से लोन ले रहे थे, अब आप क्या कर रहे हो, आपके पास बहुत सारा एक्सेस फंड है, ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी लिक्विडिटी है, आप आगे लोन्स नहीं दे पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, उस पैसे को कहां पार्क कर लोगे, RBI में पार्क कर लोगे, राइट। सो यू विल बी डिपॉजिटिंग वॉट एवर योर एक्सेस फंड्स आर विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड विदाउट एनी कोलेटरल। ये डिपॉजिट आप वहां कर पाओगे। पर अब RBI जब आपको लोन दे रहा है तो रेपो रेट पे दे रहा है। अब SDF पे जब आपको RBI इंटरेस्ट देगा, क्योंकि आप पार्क कर रहे हो ना पैसा, तो राइट, रेपो रेट के अंदर तो आप RBI से लोन ले रहे थे, सो वो RBI की अर्निंग हो गई, दैट्स हाउ RBI अर्न्स। अब SDF के अंदर RBI आपको इंटरेस्ट देगा, SDF के अंदर RBI आपको इंटरेस्ट देगा, तो डेफिनेटली वो RBI SDF की रेट को रेपो रेट से कम रखेगा, राइट। रेवेन्यू तो हाई होता है, कॉस्ट तो हमेशा लेस होती है, तभी तो प्रॉफिटेबिलिटी आती है। तो रेपो रेट से इंटरेस्ट RBI कमा रहा है, SDF पे उसको पे करना पड़ रहा है आप लोगों को, तो डेफिनेटली SDF कम होनी है, रेपो रेट उससे ज्यादा होनी है, और MSF और ज्यादा होनी है, क्योंकि वो तो इमरजेंसी फंडिंग रेट है। अच्छा, इन तीनों रेट के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, LAF कॉरिडोर। समझ लेते हैं LAF कॉरिडोर क्या होता है। मिडिल में तो हो गई मेरी रेपो रेट, टॉप पे जो इमरजेंसी फंड की रेट हो गई वो मेरी MSF हो गई, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और जो बॉटम की रेट हो गई वो मेरी SDF हो गई, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, राइट। सो यही क्या बन जाता है, आपका एक कॉरिडोर बन जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द LAF कॉरिडोर। क्या बोलते हैं इसको, LAF कॉरिडोर बोलते हैं। तो सबसे टॉप पे जो कि इसकी सीलिंग होती है, अच्छा MSF को इसीलिए सीलिंग रेट बोलते हैं क्योंकि ये टॉप है, राइट। SDF जो है उसको फ्लोर रेट बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्यों, क्योंकि ये सबसे बॉटम पे, और बीच में क्या चलती है, रेपो रेट चलती है। यही कॉन्सेप्ट होता है LAF कॉरिडोर का। अच्छा, एक रेट और होती है जो कि होती है बैंक रेट। ये यूजुअली क्या लॉन्ग टर्म सिग्नल बताती है, जो पेनल्टीज होती हैं रेगुलेटरी पर्पस के लिए जो रेट डिफाइंड होती है वो सारी बैंक रेट का काम करती है, राइट। सो यूजुअली बैंक रेट और MSF एक ही रेट होती है, ओके, बैंक रेट MSF के बराबर हो जाती है। अब ये LAF रेट क्या होती है, तो LAF रेट यूजुअली एक रेंज होती है रेट्स की, जहां पे सबसे टॉप पे MSF आया, लोअर पे SDF आया, बीच में रेपो आया, राइट। ये रेंज होती है विद इन विच दी ओवरनाइट मनी मार्केट रेट्स मूव, ठीक है। तो ओवरनाइट मनी मार्केट रेट्स जितनी भी होती हैं वो सारी इसी रेट के बीच में मूव करती है। आपको बता दो, मनी मार्केट रेगुलेटर इंडिया में कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है। सेबी क्या है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, सही है। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट आ गया नॉमिनल वर्सेस रियल इंटरेस्ट रेट का। क्या आ गया, नॉमिनल वर्सेस रियल इंटरेस्ट रेट का। तो समझना, एक होती है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, एक होती है रियल इंटरेस्ट रेट। मैं बोल सकता हूं FD पे अगर मुझे 7% मिल रहा है तो ये दैट इज अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। क्या, पर मुझे इन्फ्लेशन बेयर नहीं करना पड़ेगा, चीजों की प्राइसेस भी तो बढ़ती जा रही है। से फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन की रेट अगर 2% चल रही है तो मेरी रियल रेट क्या हो जाएगी, 5% हो जाएगी। तो कहने के लिए तो 7% की रेट है, बट इन्फ्लेशन ही 2% लेके चले जाएगा, तो बचेगा कितना, अल्टीमेटली 5% ही बचेगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल एंड द रियल इंटरेस्ट रेट्स, सही है। सो एक्चुअली आपकी परचेजिंग पावर आपको लग रहा है कि 7% से बढ़ रही है, पर नहीं, वो सिर्फ 5% से बढ़ रही है, राइट। एंड इन्वेस्टर्स डू केयर अबाउट द रियल रिटर्न एंड नॉट द नॉमिनल रिटर्न। अगर मेरा इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली मुझे रियल रिटर्न को ही कंसिडर करना चाहिए, ना कि मेरे नॉमिनल रिटर्न को। फिर आता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। एज द नेम सेज इट ऑल, सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल प्लेन होता है, बिल्कुल सिंपल होता है, ये सिर्फ प्रिंसिपल पे लगता है, राइट, ये सिर्फ प्रिंसिपल पे लगता है, ये क्वांट में भी हम सीखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है। से फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपीज बैंक के अंदर इन्वेस्ट कर दिए, राइट। अब अगर हर साल मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए के ऊपर ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, सही है। पर इस साल मुझे 1 लाख पे ब्याज मिला, अगले साल मुझे 1 लाख प्लस उसका जो इंटरेस्ट मैंने अर्न किया पहले साल, मान लो 10,000 रुपए किया, तो अगले साल मुझे 1,10,000 पे ब्याज मिलेगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, राइट। मतलब द इंटरेस्ट इज ऑल्सो कंपाउंडिंग अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल ईयर, राइट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक बहुत ही मैजिकल चीज होती है, और द ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यहां पे कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छे से समझ लिया तो आप हमेशा पैसा अर्न करोगे लाइफ में, ठीक है। कभी और किसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट से वेल्थ क्रिएशन कैसे होती है।
राइट। अगर आपको वो जानना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से वेल्थ क्रिएशन कैसे होती है लॉन्ग रन में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डेफिनेटली मैं आने वाले किसी एक वीडियो के अंदर आपको एज अ फाइनेंशियल एजुकेशन ये वाला कॉन्सेप्ट भी शेयर करूंगा। अच्छा, फिर हमारे कुछ बेंचमार्क्स होते हैं, जैसे कि MCLR हो गया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स लेंडिंग रेट, EBLR हो गया, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। तो ये एज द नेम सेज इट ऑल, ये बेंचमार्क है। तो अगर एक बैंक को लोन देना होगा तो वो इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकती है एज द बेस रेट, कि इतना तो देना ही है प्लस 2% मेरा मार्जिन। सो कैन आई से दैट MCLR प्लस 2% कैन बी अ लोन रेट, कि भाई MCLR जैसे जैसे फ्लक्चुएट करेगी, एक बैंक तो 2% चाहेगा कमाना, तो MCLR प्लस 2% की रेट पे आपको लेंड कर देगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक तरह से ये बेंचमार्क रेट हो गई, कि हम इसको बेस लेके चलेंगे कि इतना तो मिलेगा ही प्लस माइनस वॉट एवर अवर मार्जिन इज। अब फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि जो रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ था, उसके अंदर क्या क्या यहाँ पे रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे, राइट। सो हियर वी कैन सी दैट इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी दे वोटेड टू कीप द पॉलिसी रेपो रेट। रेपो रेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया था, तो रेपो रेट एज ऑफ नाउ इज 5.25%। ओके, ये फरवरी 2026 की मीटिंग है। 6 फरवरी को ये वाला नोटिफिकेशन आया था आरबीआई की वेबसाइट पे। रेपो रेट आपकी 5.25% दी है। अभी तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा कि अब तक आरबीआई कितना रेपो रेट को गिरा चुका है, राइट। इस मीटिंग से पहले आरबीआई रेपो रेट को कट कर रहा था, कम कर रहा था, तो अभी तक कितना रेपो रेट को गिरा चुका है ओवर द पास्ट पीरियड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, तो देखो एक तो हमने रेपो रेट पढ़ा था जो कि 5.25% आ गई है। SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, तो कोई एक्सेस पैसा है अगर आपके पास, लिक्विडिटी है, तो आप जमा करवा दो आरबीआई पे, आपको 5% मिल जाएगा, राइट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्लोर रेट। एंड द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सीलिंग रेट 5.5%। सो यहाँ पे 0.25% का डिफरेंस है और 25 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 0.25% का डिफरेंस है। इसी को हम क्या बोलते हैं, LAF कॉरिडोर बोलते हैं। LAF मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, सही है। और आरबीआई का स्टैंस क्या है, अभी न्यूट्रल स्टैंस है। सो आगे जाके वो रेट कट करते हैं नहीं करते हैं, ऐसा अभी तक उन्होंने कुछ डिस्कस नहीं किया, डिसाइड नहीं किया है, न्यूट्रल स्टैंस है अभी। ओके, ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन का डेटा भी डेफिनेटली हम फटाफट से डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। सो अगर जीडीपी की बात करें तो यहाँ पे रियल जीडीपी का जो एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है दैट इज 7.4% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027 की बात करूँ तो 6.9% और Q2 की बात करूँ तो 7%। मतलब यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर थोड़ी सी ग्रोथ रेट मार्जिनली कम होने वाली है, ज़्यादा नहीं, राइट। हेडलाइन सीपीआई की बात करूँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो यहाँ पे लो एट 0.7% नवंबर के अंदर और 1.3% था दिसंबर के अंदर। ओके, 1.3% था दिसंबर के अंदर। और ये कुछ प्रोजेक्शंस है जो आप यहाँ पे देख सकते हो सीपीआई के अंदर। सो फॉर 2026 इट इज नाउ प्रोजेक्टेड एट 2.1%। Q4 का 3.2% होने वाला है, थोड़ा सा हायर जाने वाला है। प्लस आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2027 का Q1 का इज प्रोजेक्टेड एट 4%, Q2 का इज प्रोजेक्टेड एट 4.2%। थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ना अब चालू हुआ है, बट इट इज वेरी वेल विद इन द फिट फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई, राइट। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क विच स्टेट्स कि आपका इन्फ्लेशन एनीवेयर अराउंड 4% प्लस माइनस 2% हो सकता है, मतलब 2% से लेके 6% तक के बीच में हो सकता है। 4% प्लस माइनस 2%, दैट मीन्स 2% की रेंज चालू हो जाती है और आपकी रेंज कहाँ तक चलती है, 6% तक चलती है। तो इसकी रेंज के अंदर आप फ्लक्चुएट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, उतना आरबीआई यहाँ पे फ्लेक्सिबल है। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर और ज़्यादा बेसिक्स के अंदर बात करेंगे। आगे वाले टॉपिक्स भी आने वाले हैं, आपके अकाउंटिंग रिलेटेड बेसिक्स के टॉपिक्स भी सून रिलीज होने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको अकाउंटिंग और बेसिक्स ऑफ फाइनेंस की टर्मिनोलॉजीज भी समझाई जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।